Hello students, today we are going to start host defenses means immunity. इम्यूनिटी को कम्युनिटी मेडिसिन में होस्ट डिफेंसेस करके आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस आर एट वंस लोकल एंड सिस्टमिक। डेफिनेशन से पहले इसके बारे में कुछ बातें दी गई है कि होस्ट डिफेंस क्या होता है। इट इज़ लोकल, सिस्टमिक, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ह्यूमरल एंड सेलुलर। तो इतने टाइप्स के होस्ट डिफेंसेस हो सकते हैं। होस्ट डिफेंस मतलब इम्यूनिटी ही। और अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करता है बॉडी में, तो वो इन सारे जो सिस्टम्स है, इट स्टिमुलेट्स मल्टीपल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स। मतलब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ऐसा जनरली कोई इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा नहीं होता कि जो सबको स्टिमुलेट ना करे। तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो सारे सिस्टम्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद देर इज़ अ फेज ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसमिटेड टू बेबी फ्रॉम मदर अक्रॉस प्लासेंटा। मदर से बेबी को पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट इज ग्रेजुअली लास्ट ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब 6 महीने तक वहाँ पर वो एंटीबॉडीज़ बेबी की बॉडी में रहती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इस यही वजह है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट्स जो है दे रिमेन फ्री फ्रॉम पोटेंट इन्फेक्शंस अप टू 3 months or even longer. There is a good evidence that this protective biological shield is due to presence of high levels of immunoglobulins, IgM and especially IgG, जो मैटरनल कॉर्ड ब्लड और प्लाज्मा ऑफ इन्फेंट बॉर्न ऑफ इम्यून मदर्स। तो मदर के ब्लड से, कॉर्ड ब्लड से जो बेबी को ब्लड मिलता है उसमें ये IgM IgG एंटीबॉडीज़ होती है। सो इट वर्क्स एज अ बायोलॉजिकल शील्ड फॉर दैट बेबी। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर ब्रेस्ट मिल्क, प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है कि जो ज़्यादा होता है हम कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्ट करता है इम्यूनिटी में। इसी की वजह से हम कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इम्यून मैकेनिज्म जो है वो हैम्पर होता है, कम हो जाता है। स्पेसिफिक डिफेंसेस जो नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक देखे थे हमने, उसमें हमें सिर्फ स्पेसिफिक डिफेंस देखना है। स्पेसिफिक डिफेंस कम इनटू प्ले वंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज ब्रीच्ड लोकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो लोकल डिफेंस मैकेनिज्म अगर यहाँ पर जो कहा है उसका मतलब यही होता है कि जो स्किन होता है, स्किन एक्ट्स एज अ बैरियर। तो ये बैरियर फॉर ऑल इन्फेक्शंस होता है। स्किन जो गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह होती है ये लोकल इम्यूनिटी का काम करती है। वहाँ पे वो पहले लोकली जो वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं। अगर वहाँ से वो बच जाता है तो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लोकल डिफेंस को ब्रीच करके अगर अंदर जाता है, तब स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसका काम होता है। By virtue of these defenses, host is able to recognize, destroy, eliminate antigenic material, that is bacteria, viruses, protein. तो ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसी की वजह से जो होस्ट होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो कैपेबल होती है रिकॉग्नाइजिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड एलिमिनेटिंग एंटीजेनिक मटेरियल और फॉरेन मटेरियल टू हिज ओन बॉडी। अ पर्सन इज सेड टू बी इम्यून। अब यहाँ पर इम्यूनिटी की डेफिनेशन आती है। पर्सन इज सेड टू बी इम्यून when he as a result of previous infection or immunization or is so conditioned by such previous experience। तीन चीज़ें यहाँ पर है कि पर्सन को हम कब इम्यून कहेंगे कि वो अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव, पर्सन इज सेड टू बी इम्यून व्हेन, सो पर्सन को हम इम्यून कब कहेंगे, व्हेन ही पजेसेस स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज और सेल्यूलर इम्यूनिटी। कि अगर कोई पर्सन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ और सेल्यूलर इम्यूनिटी उसमें है एज अ रिजल्ट ऑफ, कैसे है तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर उसको कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है या इम्यूनाइजेशन हुआ है, और इज सो कंडीशनड बाय सच प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब प्रीवियसली कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन बनी कि उसमें ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ और सेल्यूलर इम्यूनिटी बन गई। एंड और क्लिनिकल इलनेस, अगर प्रीवियस इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन और प्रीवियस इलनेस अगर उसमें है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ और सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप हुई है,
फॉलोइंग एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो इन सब वजह से अगर ये डेवलप हुआ है, इसका मतलब वो पर्सन इम्यून है। स्पेसिफिक डिफेंसेस में बी डिस्कस फॉर कन्वीनियंस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो स्पेसिफिक डिफेंसेस कौन कौन से हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें ह्यूमरल, सेलुलर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एनिमल एंटीटॉक्सिन्स और एंटीसेरा। तो ये पैसिव में आते हैं, और एक्टिव में ह्यूमरल, सेलुलर और कंबाइन। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज़ द इम्यूनिटी विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और बाय स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन। अगर इन्फेक्शन हो या इम्यूनाइजेशन से किसी पर्सन में कोई इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है एंड इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये जनरली एंटीबॉडीज़ से एसोसिएटेड होती है और सेल्स हैविंग स्पेसिफिक एक्शंस। तो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से मिलती है, और सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो सेल मीडिएटेड होती है, जो सेल्स प्रोवाइड करती है। कौन से सेल्स? दैट हैविंग स्पेसिफिक एक्शन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट उनमें कोई स्पेसिफिक एक्शन हो, कंसर्न विद अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज और ऑन इट्स टॉक्सिन्स। किसी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट या उसके टॉक्सिन के अगेंस्ट उसमें काम करने की स्पेसिफिक एक्शन की कैपेबिलिटी हो। अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट। तो होस्ट के मतलब इंडिविजुअल के ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स पे वो डिपेंड करती है। द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज़। जो भी इम्यूनिटी होती है वो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है। दैट इज द इंडिविजुअल इन मोस्ट केसेस इज इम्यून टू फर्दर इन्फेक्शन विद सेम ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी जो होती है, ऐसी जो जनरेट हुई इम्यूनिटी होती है जनरली स्पेसिफिक होती है, मतलब डिसीज स्पेसिफिक होती है, या एंटीजन स्पेसिफिक होती है, या फिर ग्रुप ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक होती है जिसमें वो सेम कैरेक्टर्स होते हैं। इट इज़ फर्दर इन्फेक्शन विद द सेम ऑर्गेनिज्म और एंटीजेनिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर एंटीजेनिकली वो सेम है, रिलेटेड है, फॉर वेरियंट पीरियड्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिसीज़। तो यही प्रॉब्लम होता है जो कोरोना का इन्फेक्शन है, कोविड-19 का, वो एंटीजेनिकली अपना जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होती और प्रॉपर वैक्सीन भी इन्वेंट नहीं किया जा सकता। तो ये उसमें प्रॉब्लम होता है। और जो जनरल बाकी सब डिसीजेस होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, तो उनके लिए एक इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो थ्री वेज में एक्वायर्ड की जा सकती है। फॉलोइंग क्लिनिकल इन्फेक्शन, जैसे चिकन पॉक्स, रूबेला होता है। दूसरा है फॉलोइंग सब क्लिनिकल और इनएपरेंट इन्फेक्शन, जैसे पोलियो और डिप्थीरिया में होता है। पहला जो है डायरेक्ट इन्फेक्शन अगर होता है तब इम्यूनिटी डेवलप होती है। दूसरा सब क्लिनिकल और इनएपरेंट, मतलब क्लिनिकल साइंस नहीं होते और वो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पोलियो और डिप्थीरिया में होता है कि जिससे मतलब पोलियो का वैक्सीन भी अगर दिया हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी के केस में इसे कहा जाता है कि वैक्सीनेशन का जो इफ़ेक्ट है वो हर्ड इम्यूनिटी के ज़रिए सारी जो पॉपुलेशन है उसमें फैल जाता है। तो वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस के ज़रिए या फिर उस तरह से वो फैलता है। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है? पेशेंट में इलनेस नहीं होते, सिम्टम नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शन होता है, तो वो उस तरह से उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर वायरल लोड जो या बैक्टीरियल लोड जो है वो कम है, तो सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर नहीं होते और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तीसरा है वो फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन विथ एंटीजन विच में बी किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और टॉक्सिन। तीनों में से जो भी कोई एक हो, उसकी वजह से इम्यूनाइजेशन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद
बॉडी में चेंजेस क्या क्या होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि कोई एंटीजन अब जब बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, तब क्या होता है, और अगर मतलब ऐसे एनिमल को जो उसको कभी एक्सपोज नहीं हुआ है, देन देर इज़ अ लेटेंट पीरियड ऑफ इंडक्शन ऑफ 3 to 10 days। मतलब जिसे हम अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के केस में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर पर्सन उसे पहली बार एक्सपोज हो रहा है तो उसको लेटेंट पीरियड होगा एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के लिए। तो 3 से 10 दिन का वो लेटेंट पीरियड होता है बिफोर एंटीबॉडीज़ अपीयर इन द ब्लड। द एंटीबॉडीज़ दैट इज़ एलिसाइटेड फर्स्ट इज़ एंटायरली आईजीएम टाइप। तो बॉडी में जाने के बाद जो पहली एंटीबॉडी ट्रिगर होती है वो होती है आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी। और आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी कैसी होती है, उसका जो टाइटर होता है राइजेस स्टेडीली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 days और मोर। तो आईजीएम एंटीबॉडी जो 2 से 3 दिन होते हैं उसमें वो क्विकली बढ़ती है, रीचेज अ पीक लेवल क्विकली, अपने पीक को रीच करती है, एंड देन डिक्लाइंस ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट डेवलप्स। तो उसका ग्राफ अगर आप देखें, यहाँ पर उसका ग्राफ दिखाया हुआ है कि वो तुरंत अपना पीक पकड़ लेती है और तुरंत कम भी हो जाती है। तो आईजीएम एंटीबॉडी टाइटर का की ये स्पेशलिटी होती है। मीनवाइल इफ द एंटीजेनिक स्टिमुलस was sufficient, आईजीजी एंटीबॉडी appears in few days। अगर स्टिमुलस अगर एंटीजेनिक बहुत बड़ा है, अगर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या क्लिनिकल इन्फेक्शन ऐसे केसेस में वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड जब ज़्यादा होता है, एंटीजेनिक स्टिमुलस बड़ा होता है, तो आईजीजी एंटीबॉडी भी डेवलप हो जाती है फ्यू डेज़ में, एंड रीचेस पीक इन 7 to 10 days। तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 से 10 दिन का लेटेंट पीरियड, उसके बाद 2 से 3 दिन में आईजीएम एंटीबॉडी बनेगी। और आईजीजी एंटीबॉडी जो है उसके थोड़ा बाद में बनना शुरू होती है अगर एंटीजेनिक स्टिमुलस 50 टाइम्स मोर होना चाहिए। आईजीएम एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए जितना स्टिमुलस होता है उससे 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए आईजीजी एंटीबॉडी को ट्रिगर करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए। फिर आईजीजी एंटीबॉडी क्या होती है, वो 7 से 10 दिन में पीक लेवल पे जाती है और ग्रेजुअली फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ। तो वीक्स या मंथ्स में वो फॉल होती है। तो इस तरह की ये इसकी इम्यूनिटी होती है, आईजीजी एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो ये जो फिनोमेना है इसको यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में इन्वेस्टिगेशन के लिए कि कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है वो डिटेक्ट की जाती है। जैसे अगर कोरोना वायरस है तो उसके अगेंस्ट जो कोई एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ अगर जैसे लैटेंट पीरियड के बाद डेवलप होना शुरू होती है तो वो डिटेक्ट किया जाता है। तब अगर वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में दिखती है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है। The nature and extents of primary response to an antigen is determined by a number of factors। जो नेचर और एक्सटेंट होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स का, जब एंटीजन बॉडी में पहली बार एंटर करता है तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी देती है उसके अगेंस्ट, उसका नेचर और उसका जो एक्सटेंट है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे डोज ऑफ एंटीजन कि वायरस या बैक्टीरिया का डोज क्या है, कितने डोज में वो अंदर गया हुआ है या एडमिनिस्टर किया हुआ है, उसका नेचर कैसा है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन में एडजुवेंट यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, तो वो कौन से एडजुवेंट यूज़ किए हैं। उसके बाद होस्ट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, अगर पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जैसे अगर कोमोर्बिडिटी है साथ में, तो ये सब फैक्टर जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स के उसमें वो फ़र्क पड़ता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, with small dose of antigen only IgM type of response may be induced। अगर डोज कम है, जैसे वैक्सीन का डोज प्राइमरीली कम ही होता है, जो नॉर्मल डोज होता है उससे सिर्फ आईजीएम बॉडी डेवलप होती है, और बूस्टर डोज जो होता है उससे आईजीजी एंटीबॉडी डेवलप होती है। देख क्या क्या है इन्होंने, विद एंड सक्सेसिव स्मॉल डोसेस, एक स्मॉल डोज और सक्सेसिव स्मॉल डोसेस जो है वो सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडीज़ को ट्रिगर करेंगे। एंड at intervals may also induce IgM antibody। The antigenic dose required for induction of IgG is 50 times that of required for IgM antibody। जैसा मैंने अभी कहा 50 टाइम्स तक, 50 गुना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
An important outcome of primary antigenic challenge is education of reticuloendothelial system of the body. तो प्राइमरी एंटीजेनिक जो भी इम्यूनाइजेशन होता है उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होती है उसको एजुकेट करना। किस लिए एजुकेट करना? जो भी एंटीजन बॉडी में इंटर हुआ है या फिर इंटर किया हुआ है वैक्सीन के थ्रू, तो उसको मेमोराइज करना, और ये सब काम जो है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम करती है। तो जो इम्पोर्टेंट आउटकम कहा हुआ है प्राइमरी एंटीजेनिक चैलेंज, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसका जो इम्पोर्टेंट आउटकम होता है वो यही होता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है एजुकेट हो जाती है। देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट नोन एज मेमोरी सेल्स। जो मैंने कहा कि ये एजुकेट होगी मतलब क्या होगा कि मेमोरी सेल्स, और जिसको प्राइमर सेल्स भी कहते हैं, बाय बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों लिम्फोसाइट से ये मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो वो क्या करती है? मेमोरी को इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट करती है। तो यही मेन मोटिव होता है which becomes established after immunization. And in fact, the purpose of immunization is to develop immunological memory. तो यही मेमोरी डेवलप करना इसका काम होता है। और जो उसके साथ जो आईजीजी एंटीबॉडीज डेवलप होती है तो वो उसका रिस्पॉन्स होता है, लेकिन मेन काम जो है वो मेमोरी सेल्स को डेवलप करना और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को एजुकेट करना। सेकेंडरी और बूस्टर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स टू बूस्टर डोज डिफर्स इन नंबर ऑफ वेज। जो बूस्टर डोज दिया जाता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो हमने देखा वो नॉर्मल डोज का था, अभी बूस्टर डोज का रिस्पॉन्स हम देखेंगे वो मेनी वेज में इट इज़ डिफरेंट। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो कौन कौन से वे में डिफ़र करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स से? तो उसमें जो लैटेंट पीरियड होता है, मतलब एंटीबॉडी डेवलप होने का पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब तुरंत जल्दी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मोर रैपिडली वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ मोर रैपिडली, तो शुरू होने के बाद वो और मतलब रैपिडली ग्रो करती है एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी मोर एबेंडेंट। तो बूस्टर रिस्पॉन्स जो होता है उसमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन एबेंडेंट होता है, और जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन्ड एट हायर लेवल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो एंटीबॉडीज़ है हायर लेवल पे मेंटेन रहती है उसका रिस्पॉन्स, और वो लॉन्गर पीरियड के लिए वहाँ पर रहती है। एंटीबॉडी एलिसाइटेड टेंड्स टू हैव अ ग्रेटर एविडिटी और कैपेसिटी टू बाइंड टू द एंटीजन, और उसकी कैपेसिटी भी मतलब क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब बूस्टर रिस्पॉन्स जो होता है वो अच्छा होता है और मेनी वेज में डिफ़र करता है। Secondary response also involves production of IgM and IgG antibody. Collaboration between B and T cells is necessary. देखिए मतलब दोनों एंटीबॉडीज़ उसमें डेवलप हो जाती है, और यहाँ पर कहा है कि कोलेबोरेशन बिटवीन बी एंड टी सेल्स इज़ नेसेसरी टू इनिशिएट सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडीज़ डेवलप करने का काम जो है ये बी और टी लिम्फोसाइट्स ही करती है, तो उनके बीच कोलेबोरेशन होना ज़रूरी होता है। There is a brief production of IgM antibody and much larger and more and prolonged production of IgG antibody. तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है? IgG एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेगी और प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए बनेगी, और ये जो एक्सेलरेटेड रिस्पॉन्स है इज़ एट्रीब्यूटेड टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो इसी वजह से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। एंड द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी आर द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन एंड रीवैक्सीनेशन। तो अगर वैक्सीनेशन और रीवैक्सीनेशन के बेसिस क्या है आपको पूछा जाए तो वो क्या होते हैं? तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो, और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को डेवलप करना, दीज आर द मेन मोटिव ऑफ वैक्सीनेशन।